आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज का है और आज का दिन रहा। इस आपातकाल में विपक्ष के नेता जेल में बंद हुए और पत्रकारों को भी बैन कर दिया गया था। पत्रकार कुछ लिख नहीं सकते थे। 51 साल हो गए आज आपातकाल के। उन्होंने कहा कि आज जिस तरह से जो सवाल कर रहे हैं वैसे नहीं पूछ सकते थे उस दौरान। कांग्रेस ने ये काम किया है। जयप्रकाश नारायण ने इस पूरे आंदोलन की लीड उन्होंने की और हमारे नेता नीतीश कुमार की भी उन्होंने चर्चा की है कि नीतीश कुमार इस आंदोलन के दौरान जेल में रहे। आज भी कांग्रेस ने देश से आपातकाल के लिए माफ़ी नहीं मांगी और उन्होंने कहा कि ये काला दिन है। इस देश में संविधान एक ही बार खतरे में आया, वो आपातकाल के समय। भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। वो पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे। जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे। आप लोगों पर भी पूरा बैन था। ये कांग्रेस ने ये काम किया और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने ये पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। और हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल में। और आप आज भी कांग्रेस का माइंडसेट वही है। आज तक देश से माफी नहीं मांगा आपातकाल के लिए, तो उसी माइंडसेट में है। तो ये काला दिन है इस देश के लिए। इस देश में आज तक जो भी सरकार रही हो, इतने दिन से नरेंद्र मोदी जी है, कितनी तरह की बात करते हैं संविधान को लेकर कि संविधान एक ही बार इस देश में खतरा में आया, वो है आपातकाल जो कांग्रेस लेकर आया। अयोध्या राम मंदिर दान चोरी मामले पर आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि मेरे पास जमीन घोटाले को लेकर बहुत से सबूत है, वो सारे कागज एसआईटी के सामने रखूंगा, उन्होंने कहा। हालांकि रख दिए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने राम मंदिर डोनेशन मामले पर कहा कि इसमें पहले से ही जांच चल रही है, एसआईटी का गठन हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है 10 से 15 दिन रुकें, दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नहीं, कई सबूत है मेरे पास जमीन घोटाले से संबंधित और वो सारे कागजात एसआईटी के सामने रखूंगा। हाँ सर, एसआईटी को लेकर के जो है विश्व हिंदू जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने भी एफआईआर की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, तो इसको किस तरीके से देखें? तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अब तक कार्रवाई होनी चाहिए थी ना। किसने रोका है कार्रवाई के लिए? आपस में एक दूसरे से मांग कर रहे हैं। देखिए, इसमें पहले से ही हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस पर कड़ा कदम उठाया है और एसआईटी का गठन हुआ है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-15 दिन आप लोग रुके, जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई की बात चल रही है, ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा आरोप, मतलब इतना बड़ा वो हो गया और वहां पर अगर उन्हें राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है चंपत राय जी तमाम सारी चीजें देख रहे थे, उनके नाक के नीचे से इतना बड़ा घटनाक्रम लगातार होता रहा, उनको कुछ पता ही नहीं चला, आभासी नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा कि एसआईटी बैठी हुई है, उसकी अंतरिम रिपोर्ट आई है। पूरा रिपोर्ट आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। हाँ, एक रिपोर्ट आई है और एक ये भी खबर आ रही है कि शायद वो इस्तीफा दे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी लगातार रेजिग्नेशन की मांग चल रही है, उसको कैसे दें? अभी जांच पूरा होने से पहले कुछ कहना जल्दबाजी होगी। बिहार सरकार मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन है। आज के ही दिन इंदिरा गांधी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया, सभी चीजों पर संवैधानिक हक खत्म कर दिए, आपातकाल लागू कर दिया। जनता कभी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी को जनता कभी माफ नहीं कर सकती। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में आज का दिन काला दिन। आज के ही दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार तार किया और सारे चीज़ों पर जो संवैधानिक हक मिला था, चाहे वो पत्रकार हों, आम लोग हों, सबको ख़त्म कर दिया, इमरजेंसी लागू कर दिया
और जबरदस्ती लोगों की इच्छा के विपरीत बहुत सारा काम किया। जनता कभी कांग्रेस पार्टी और इंदिरा जी को माफ नहीं करेगी। हालांकि उनके वारिस लोगों ने माफी मांगा है, मगर देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। ये जुर्म और जाति था। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा है कि अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। सवाल यह उठता है कि जब नैतिकता की बात आती है, तब भ्रष्टाचार की बात आती है, तो बीजेपी के दोहरे मापदंड क्यों हैं? जो इतना बड़ा खुलासा हुआ है उसका अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। पूरे देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर यह मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है तो उसका खुलासा होना चाहिए। इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। अभी इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके तमाम परिजन एक बहुत बड़े जमीन के मामले में उनका नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है, जब नैतिकता की बात आती है, जब करप्शन की बात आती है या अपने पद का दुरुपयोग की बात आती है, तो भाजपा के दोहरे मापदंड क्यों हैं? दोहरे मापदंड हैं। अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया कि जो इतना बड़ा खुलासा किया है, जो अखबार में हमने देखा कल, उससे पूरे देश में चर्चा बन गई है कि जो पदों पर बैठेंगे और जो भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री बोलते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अब ठीक उसके उल्टा पद पर आसीन होने के बाद जो आरोप लगे हैं, अगर उसका स्पष्टीकरण आता है तो हम सुनने को तैयार हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो डबल स्पीक है, जो दोहरी लैंग्वेज है कि मापदंड अपने लिए कुछ और औरों के लिए कुछ और, ये मैं समझता हूं बड़ा गलत है। और पूरे प्रदेश और देश की जनता जानना चाहती है कि इसमें हकीकत क्या है। अगर ये मसला गलत है या इसमें कोई षड्यंत्र है, उसका खुलासा होना चाहिए। लेकिन जो तथ्यों के आधार पर प्रकाशित हुआ है, उसका मुझे लगता है कि पूरे देश में ये अब लोग समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ एजेंसीज का दुरुपयोग कर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं को टारगेट करना चाहती है। कांग्रेस के कोई नेता हो, या तो दबाव में वो भाजपा ज्वाइन कर लें, या उनके ऊपर फिर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स पूरे ताबड़तोड़ हमले हो जाते हैं, उनका चरित्र हनन होता है मीडिया के अंदर, और उनके जो पद पे लोग बैठे हैं, और ये पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे बहुत प्रकरण हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं। अभी तक किसी भाजपा के नेता का कोई जवाब नहीं आया, कोई खंडन नहीं आया। तो ये जो है, इस देश में जो हालात पैदा हो गए वो जनता के सामने हैं, और मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर पद पे कोई व्यक्ति बैठा है, शपथ ले रखी है संविधान की, तो उसके नियम कायदे के आधार पर उनको काम करना चाहिए। और इतना बड़ा अगर खुलासा हुआ है तो निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और पता पड़ना चाहिए कि इसमें कितना मिसयूज हुआ है, कहां गड़बड़ी पाई गई है। ये बड़ा प्रकरण है, मुझे लगता है इस पे जवाब भाजपा की तरफ से आना चाहिए। सर, राम मंदिर के डोनेशन को लेके भी सर गड़बड़ी की बात आ रही है, उसमें बीएसपी कह रही है कि एफआईआर होना चाहिए और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब ये अगर बीएसपी बोल रही है तो हम समझ सकते हैं। पहली बात, किसी भी धार्मिक संस्था, धार्मिक स्थान या धार्मिक मुद्दे पर अगर कोई व्यक्ति और या कोई और अन्य इस प्रकार की गड़बड़ी होती है तो बहुत दुखद है। और जो इतना प्राचीन और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है, उस पर अगर ऐसे आरोप लग रहे हैं, और ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, ये चौतरफा इस पर आरोप लगे हैं कि करोड़ों रुपए का इसमें गबन हुआ है, हेराफेरी की गई है, तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। इस पर भी सरकार को निसंकोच होकर जांच बिठानी चाहिए। जो लोग आरोपी, किसी के भी वो हमदर्द हो सकते हैं, सत्ता के विपक्ष के, लेकिन अगर भगवान के नाम पर आप वोट लेने में नहीं संकोच करते हो, तो जिनके नाम पर चोरी हो रही है, दिन दहाड़े हो रही है, ऐसे आरोप लगे हैं, तो उस पर भी जांच होनी चाहिए। अभी तक कोई जांच घटित नहीं करी, ना तो प्रदेश सरकार ने करी, ना केंद्र सरकार ने करी। तो लगातार ऐसे मसले उठ रहे हैं। और जैसा मैं पहले कई बार कह चुका हूं, आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, उसका एक ही फोकस है, एक ही एजेंडा है कि किसी प्रकार एक मैन्युफैक्चर्ड मैंडेट इस देश में लाया जाए। 400 पार की बात प्रधानमंत्री जी ने कही थी चुनाव से पहले 2024 में, 240 सीट आई। अब 240 सीट से सरकार चल सकती है, लेकिन वो संविधान में जो परिवर्तन करना चाहते हैं, जो एक गैर कानूनी इलीगल परिसीमन करना चाहते हैं, उसके लिए संख्या बल चाहिए, 2/3 का बहुमत, वो एन कैन पिकेंड हासिल कर रहे हैं। उसमें चाहे वो शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियों के सांसदों को इधर उधर लाकर वो अपना बहुमत साबित कर ऐसा लोग कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर
परिसीमन को लागू करना और अपने इच्छानुसार लागू करना। अभी जनगणना नहीं हुई है, जनगणना के बाद एक परिसीमन आयोग बनता है, उस आयोग की सिफारिश के बाद परिसीमन होता है। ये सरकार उल्टा कर रही है, ये महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन लागू कराकर अपना राजनीतिक हित साधना चाहती है। और ये पूरा देश जानता है कि जब आपके पास मैंडेट नहीं है, बहुमत नहीं है, किस जुगाड़ से और किस खुलेआम तरीके से, नाजायज तरीके से, गैर कानूनी तरीके से आप सांसदों को अपनी तरफ लेकर आ रहे हैं। पूरा देश इस बात को देख रहा है और बहुत दुख है, लेकिन विपक्ष इसका सामना करेगा, पूरी ताकत से करेगा। उत्तराखंड हरिद्वार की तस्वीर और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हर की पौड़ी पर पवित्र स्नान किया और पूजा अर्चना की। धर्म नगरी हरिद्वार श्रद्धा और आस्था में डूबी नजर आई आज के दिन, और तड़के से ही, सुबह से ही हर की पैड़ी समेत विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। देश भर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर मां गंगा का पूजन किया और परिवार की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। हर की पैड़ी क्षेत्र पूरे दिन हर हर गंगे और जय मां गंगे के जयघोष से देखिए गूंज रहा है, और गंगा स्नान के बाद श्रद्धालु मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भी पहुंच रहे हैं। कई श्रद्धालुओं ने निर्जला व्रत रखकर दान पुण्य भी किया। धार्मिक मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है, जिसके चलते इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं, प्रयागराज की तस्वीर, जहां निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर पवित्र स्नान किया है और पूजा अर्चना में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, जहां तारातला घटना पर पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा है कि सीपीएम के ज़माने में बंगाल में हर मार्केट में आग जब लगती थी मार्केट में, तो बड़े बड़े बाजार जलकर खाक हो जाते थे, कितने लोगों की जानें चली जाती थी। टीएमसी के ज़माने की उन्होंने बात की, जब टीएमसी के ज़माने में पुल टूटना आम बात हो गया था। ये जो भ्रष्टाचार हुआ है इसकी जांच तो होगी, सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। उन्होंने आगे कहा कि ये जो दुर्घटना घटी है ताराताल में, और इसमें जिनकी भी जिम्मेदारी है वो तो बख्शे नहीं जाएंगे, और उनके साथ जुड़े लोगों की तस्वीरें भी देखी आ रही है। ये जो दुर्घटना हुई है इसमें इनकी जिम्मेदारी नहीं है, उनके साथ जुड़े लोगों की तस्वीर आ रही है। इनकी पूरी जो घटना हुई है, इसमें किस तरह से ये घटना हुई है, इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, उन्होंने कहा है। देखिए, सीपीएम के ज़माने में बंगाल में हर मार्केट में आग लगता था, बड़ा बड़ा मार्केट जल के खाक हो गया, कितने लोगों की जानें गई, हजारों करोड़ का प्रॉपर्टी बर्बाद हुआ। बाद में वहाँ फ्लैट बन गया, बाजार बिल्डिंग बन गया। और टीएमसी के ज़माने में ब्रिज टूटना, फ्लाईओवर टूटना ये आम बात हो गया। बड़ा बाजार में जो फ्लाईओवर टूटा था, जीवन हानि भी हुई थी और सैकड़ों करोड़ का बर्बादी भी हुआ था। ऐसे कई जगह ब्रिज, फ्लाईओवर, स्टेडियम टूट गया। इतना भ्रष्टाचार है, तो ये नमूना है। निर्मित मान जो है बन रहा था, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन कैसे टूट गया। अगर पूरा हो जाता, लोग रहने लगते, तब ये दुर्घटना होता तो कितनी जाने जाती। तो ये जो धांधली हुआ है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसका पूरा और इंक्वायरी होकर के दोषियों को सजा देना पड़ेगा। हमारी सरकार ने ये काम शुरू किया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। चार आदमी को गिरफ्तार किया गया? नहीं, शुरू हुआ है। इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन और इतना बड़ा काम में तो 4 ही आदमी नहीं, और भी लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए हैं, सबका सामने आएगा। तो ऐसा काम ना हो इसलिए बंद किया गया सारा काम को। पता नहीं कहाँ कहाँ क्या हुआ है, क्या हो जाएगा। और ये जो मासूम लोगों का जाने जा रहा है, बाहर से लेबर ला के काम करा रहे हैं और उनकी दर्दनाक हत्या इस प्रकार हो रही है, मृत्यु, ये बड़ी दुख की बात है। हाईकोर्ट से परमिशन दिया नहीं गया है अभिषेक बनर्जी को विदेश जाके आंख का ऑपरेशन करवाने। प्रश्न नहीं है, अभी तो जो जिस प्रकार केसेस चल रही है वो तो परमिशन नहीं मिलेगा। अभी तो बीच में इतने साल थे, क्यों नहीं ट्रीटमेंट कराया? गए थे पहले एक बार 4-5 साल पहले, तो पूरा करना था, अभी जाना है। पंजाब के मुख्यमंत्री द्वारा सिख गुरु की तस्वीरों की बेअदबी दिखाने वाले कथित वीडियो पर राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा है कि जिन लोगों को जरा भी शक, संदेह या शक था कि यह बेअदबी का वीडियो असली है,
एआई से बनाया गया है या नकली है, अब उनके सारे शक दूर हो गए। भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को असली बेअदबी का वीडियो छिपाने के लिए एक फॉरेंसिक रिपोर्ट बनानी पड़ी। पूरा सिख समुदाय, गुरु नानक नामलेवा समुदाय आज दुखी और गुस्से में है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि यह बनाई गई फॉरेंसिक रिपोर्ट कैसे हासिल की गई, कौन से अधिकारी शामिल थे, इस रिपोर्ट को रिश्वत देने के लिए किस सरकारी या प्राइवेट पैसे का इस्तेमाल किया गया, क्या यह भी मनी लॉन्ड्रिंग है, सरकारी पैसे का गलत इस्तेमाल, ये सभी चीज़ें अब जांच के दायरे में हैं और इस मामले में जांच और कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान को इस्तीफा दे देना चाहिए। नए बेअदबी कानून के तहत पहली एफआईआर और पहला मुकदमा खुद भगवंत मान के खिलाफ होना चाहिए। गुरु धोखी भगवंत मान का जो असली बेअदबी वीडियो है, उसके सच को छुपाने के लिए जिस प्रकार से एक फर्जी फैब्रिकेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट बनाने का पाप भगवंत मान और पंजाब सरकार ने किया है, उसका भांडा फूट चुका है। और इसके बाद एक चीज साफ हो गई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि वो कुछ लोग जिनके मन में थोड़ी सी शंका थी, शक था, डाउट था कि क्या ये बेअदबी वीडियो असली है या एआई जनरेटेड है, फेक है, आज उनके मन से भी तमाम डाउट और शक दूर हो गए, क्योंकि भगवंत मान और आम आदमी पार्टी को असली बेअदबी वीडियो छुपाने के लिए एक फर्जी फॉरेंसिक रिपोर्ट बनवानी पड़ी। अगर वीडियो असली नहीं होता तो उनको यह फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बनवाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। दुख की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने श्री अकाल तख्त साहब को चैलेंज किया, उनको नाना प्रकार की बातें कहीं, पेट ट्रोल्स उनके पीछे लगाए, सोशल मीडिया पे उनसे संबंधित अभद्र टिप्पणी करने का पाप किया। पूरी सिख संगत, गुरु नानक नाम लेवा संगत आज आहत है, गुस्से में है, रोष में है और सीधे तौर पर पूछती है, आम आदमी पार्टी के तमाम सिख विधायकों से, एमएलए से ये पूछती है कि क्या आप गुरु साहब को समर्पित हो, सिख पंथ के साथ हो, श्री अकाल तख्त साहब को मानते हो, या गुरु धोखी पंथ विरोधी भगवंत मान के साथ हो, इस पाप में उसके भागीदार हो। यह आपको चुनना होगा। आज जांच इस विषय पर भी होनी चाहिए कि कैसे यह फैब्रिकेटेड फॉरेंसिक रिपोर्ट प्रिक्योर करी गई, कौन से अफसर उसमें शामिल थे, कौन सा सरकारी पैसा या प्राइवेट पैसे का इस्तेमाल कर रिश्वत देकर यह रिपोर्ट बनवाई गई, क्या इसमें मनी लॉन्ड्रिंग भी आती है, सरकारी फंड का दुरुपयोग आता है। ये तमाम चीजें अब जांच के दायरे में है और इस पर जांच और कार्रवाई अवश्य होनी चाहिए। मैं आज साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि पूरी सिख संगत दो चीजें मांग रही है। पहली मांग कि भगवंत मान, जो कि पंथ विरोधी और गुरु धोखी करार दिए जा चुके हैं, वे पंजाब के मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दें। अब वे एक मिनट में भी पंजाब के सीएम बने रहने के काबिल नहीं है। और दूसरी मांग कि जो नया बेअदबी कानून आया है, उसमें सबसे पहली एफआईआर और सबसे पहली प्रोसिक्यूशन भगवंत मान के खिलाफ स्वयं होनी चाहिए। मैं ये मानता हूं कि मेरे ऊपर परमात्मा का बड़ा विशेष आशीर्वाद है कि समय रहते सही समय पर मुझे इस गुरु धोखी पंथ विरोधी आम आदमी पार्टी से दूर कर दिया। और आज मैं हर उस नानक नाम लेवा संगत का जो अपने आप को हिस्सा मानता है, हर उस शख्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप में से कोई आज आम आदमी पार्टी के साथ है, भगवंत मान साहब के साथ है, तो आज फैसला लेने का समय आ गया है। फैसला लेना पड़ेगा कि आज आप भगवंत मान, जो कि पंथ विरोधी और गुरु धोखी घोषित किए जा चुके हैं, उनके साथ खड़े हैं या फिर गुरु साहिबान को समर्पित है खालसा पंथ के साथ खड़े हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान पर कहा है कि सपा के मुखिया को अपने जमाने के भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे पता है। प्रभु रामलला हमारे आस्था के केंद्र है। आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार के बयानबाजी करना, और देश की जनता अच्छी तरह पूरे मामले को समझ रही है, सब समझती है, जो भी दोषी होगा वही बचेगा नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया पे
अपने जमाने के भ्रष्टाचार के सारे नियम कायदे पता है। प्रभु रामलला वो सबकी आस्था के केंद्र है और आस्था के केंद्र पर लगातार इस प्रकार की बयानबाजी करना, जहां आज तक आप दर्शन करने की हिमाकत भी नहीं कर पाए हो, क्योंकि आपको पता है जब भी आप दर्शन करने जाएंगे अयोध्या धाम में, आपका जो पुष्टिकरण का फार्मूला है फेल हो जाएगा, जो इसकी जनता अच्छी तरह सब समझती है। जो भी दोषी होगा उसमें बचेगा नहीं। ब्रह्म रामलला की नजरों से कोई नहीं बचा। मैं यही कहना चाहता हूं समाजवादी पार्टी को अपनी अंतरात्मा पर एक बार जरूर सुनना चाहिए, समझना चाहिए कि देश प्रदेश जनता क्या चाहती है। आज प्रदेश हर सेक्टर में आगे बढ़ा है, लाइन ऑर्डर हमारा बहुत अच्छा है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, उत्तर प्रदेश के लोगों की प्रतिपत्ति आय 3 गुनी हो चुकी है। बीमारू राज्य छोड़ करके आप गए थे और आपको प्रदेश जनता कभी स्वीकार नहीं। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने एनसीईआरटी के क्लास 9 की किताब में आपातकाल पर सेक्शन शामिल करने पर कहा है कि देश में गुमराह करने की राजनीति चल रही है, गलत बातें फैलाना और अब बच्चों को गलत पढ़ाने की कोशिश करना। उस समय जो परिस्थिति थी तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा करके आपातकाल लागू किया था, इसे छिपाया नहीं गया था। आज तो घोषणा किए बिना ही आपातकाल चल रहा है। उन्होंने कहा सरकार के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, यह स्थिति आज की है। बीजेपी सरकार पर सीधे निशाना उन्होंने साधा है। बीजेपी सरकार का यह नई पीढ़ी को गलत रास्ते पर लेकर जाने का प्रयास है। उन्होंने आगे कहा कि महाविकास अघाड़ी एक साथ है, एकजुट है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो, ये जो गुमराह करने की राजनीति देश में चल रही है, इतिहास को तरोड़ मरोड़ करना, गलत बातें फैलाना, गलत अफवाहें करना, अभी बच्चों के भविष्य के साथ में भी गलत कुछ बढ़ाने की कोशिश करना, एनसीईआरटी में उस वक्त की जो परिस्थिति थी ये घोषित उन्होंने डिक्लेयर करके इमरजेंसी लागू की। ये कोई ऐसा नहीं कि छुपा एजेंडा आज जो चल रहा है, आज तो विदाउट डिक्लेयर इमरजेंसी चल रही है। कोई सरकार के खिलाफ बात नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, ये स्थिति आज की है। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये गलत रास्ते पर नई पीढ़ी को लेके जाने का ये प्रयास है। सर, विदेश मंत्रालय की तरफ से और ये लोग बहुत होशियार बच्चे आजकल के, एआई का भी उनके पास में पर्याय सब ढूंढेंगे, ये कोई डालेंगे तो इसको ही मानेंगे नहीं। पुरानी लॉ का इम्प्लीमेंटेशन महाराष्ट्र और साथ साथ इंडिया में भी होना चाहिए, ऐसा बयान सना मलिक जी ने किया है। पॉलीगामी के लेके उन्होंने पाकिस्तान के लॉ का पाकिस्तान जिस तरीके से सिफारिश की है वैसे ही लॉ भारत में इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। सना मलिक ने क्या कहा ये मैंने सुना नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो भाजपा के साथ है, ऐसे हिंदुत्व भरे विचार उनके हैं, फिर भी इस तरीके से पाकिस्तानी लॉ का समर्थन करना क्या आपको उचित लगता है? नहीं, वो क्या बोली है मैंने सुना ही नहीं, मैं सुनने के बाद में इस बारे में विदेश मंत्रालय का कहना है कि पासपोर्ट कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, उसके कारण क्या नाराजगी? नहीं, कोई नाराजगी नहीं चाहिए। बहुत सारे अपने मुझे भी बताया है, सेल भी करके नहीं आने का कारण भी बताया, मुझे इससे लेकर तो सबने मुझे बताया उनके कोई निजी काम के वजह से वो कल उपस्थित नहीं थे और उसमें भी उपस्थित नहीं थे और मैं भी नहीं गया था, मेरा भी तबियत ठीक नहीं करती और इसीलिए हम लोग गए नहीं। इससे पीछे कोई नाराजगी हो ही नहीं सकती। हम महाविकास अघाड़ी एक साथ में एकजुट है और इसमें कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। जिन जिन राज्यों में बीजेपी सरकार है वहां हाहाकार मचा है, हालात बड़े गंभीर हैं और एक के बाद एक घोटाले खुल रहे हैं, उन्होंने कहा, और जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भी नाम आया है और उनके पास कोई जवाब नहीं है। राजस्थान में भी लोग दुखी हैं, स्थिति बहुत खराब है। मुख्यमंत्री को समझना चाहिए कि हालात क्या है और उनको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए और स्थिति, उन्होंने कहा है कि स्थिति उनके हाथ से निकलती जा रही है। मचा हुआ है, बीजेपी के राज्यों में ज्यादा सरकार इनकी है, सरकार में बीजेपी ज्यादा है, हाहाकार मचा हुआ है। ऐसी लूट कभी आज तक कभी सुनी नहीं, देखी नहीं और समझी नहीं है। हालात बड़े गंभीर है।
एक के बाद एक घोटाला खोल रहे हैं, जिसमें आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी आया है। जवाब इनके पास कुछ नहीं है, या तो चुप रहते हैं, प्रतिक्रिया नहीं देते हैं तो खाली फॉर्मेलिटी करते हैं। इसलिए मैंने कहा राजस्थान में भी करप्शन की हदें खत्म हो गई है। गांव से लगा करके जयपुर तक लोग दुखी है, मर्डर, रेप, फेप, डकैती अलग हो रही है। तो कहाँ जाए आदमी, कहाँ जाए? वो बहुत स्थिति खराब है। जनता एक मुख्यमंत्री खुद को समझ लेना चाहिए हालात क्या है, और वो ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। मोरली उनको सपोर्ट करेंगे, हमारे कोई दुश्मन नहीं है मुख्यमंत्री जी, हम मोरली सपोर्ट करेंगे, विपक्ष का सहयोग ले। और स्थिति बहुत ही नाजुक है, उनके हाथ से निकलती जा रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा है कि दिल्ली में लगभग 923 कोचिंग सेंटर हैं। सभी कोचिंग सेंटर का फायर ऑडिट करने के संबंध में निर्देश दिए गए। नगर निगम को आदेश दिया गया है कि अगले 1 महीने में इन कोचिंग सेंटर को चेक करें और जहां जहां नियमों की अनुपालना नहीं हो रही है उन बिल्डिंग को सील करना, नोटिस देना, उन पर कार्रवाई करना, ताकि अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे। देखिए, दिल्ली में लगभग 923 कोचिंग सेंटर्स हैं। इन कोचिंग सेंटर्स को हमने कल ही गुआबा कमेटी के आधार पर जो एक कमेटी बनाई थी कोचिंग सेंटर के लिए रेगुलेशन तैयार करने के लिए, एक्ट तैयार करने के लिए, उसकी बैठक बुलाकर नगर निगम को नोडल एजेंसी बनाते हुए सभी कोचिंग सेंटर्स की फायर ऑडिट, बिल्डिंग सेफ्टी की जांच करना, इसके संदर्भ में ऑर्डर दिए हैं। और नगर निगम को आदेश को नोडल एजेंसी बनाते हुए सभी एजेंसीज को उनके साथ अगले 1 महीने में इन 924 कोचिंग सेंटर को चेक करके जिनके पास फायर के पूरे नॉर्म्स पूरे नहीं करते, जहां पर बिल्डिंग की सेफ्टी का खतरा है, इन सब के आधार पर उनको सील करना, नोटिस देना, उन पे कार्रवाई करना, ताकि हमारी अगली पीढ़ी सुरक्षित रहे। साथ ही साथ हमने जीएसटी विभाग को भी कहा है कि कहीं हमारे पास कुछ इस प्रकार के कोचिंग सेंटर्स या बिल्डिंग्स पर हम नहीं पहुंच पाए हैं, इसके दृष्टिकोण से जीएसटी से भी ये डाटा लिया जा रहा है कौन कौन से सेंटर्स रजिस्टर्ड हैं, ताकि उनकी भी पूरी तरह जांच हो जाए। और अति शीघ्र हम इस हायर एजुकेशन डायरेक्टर के अंतर्गत जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के माध्यम से बिल्डिंग की सेफ्टी, फायर सेफ्टी, किस प्रकार के अध्यापकों का चयन किया गया है, फीस कैसे निश्चित की जा रही है, आदि जो भी रिकमेंडेशंस, कहां पर पढ़ाई जाए, कहां पर काम हो, ऐसी सभी रिकमेंडेशंस का हम गुआबा कमेटी की रिकमेंडेशंस की पालना करते हुए कोचिंग सेंटर्स के लिए एक कानून लेकर आने वाले हैं। अगले 1 महीने में उस कानून को हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित कमेटी की फाइंडिंग्स के आधार पर हम जनता के समक्ष ले आएंगे। इसमें सर आपने एमसीडी से डेविएशन लेकिन रिपोर्टिंग मांगी, तो टाइम पीरियड रखा कब तक ऑडिट करना है? हमने कहा 1 महीने के अंदर इन 924 कोचिंग सेंटर्स का ऑडिट हो जाए और जिन पे कार्रवाई होनी है कर हमें दिया जाए, और हर दिन की कार्रवाई की रिपोर्ट हमारे कार्यालय को सूचित। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।